नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। आज हम जुड़ने जा रहे हैं एक ऐसे पर्सनैलिटी से जिनकी पोम्स सिर्फ भाव नहीं बल्कि प्रदेश की पहचान बन चुकी है, जिनकी रचनाओं में मध्य प्रदेश का कल्चर गरिमा दिखता है, जिनकी सोच में नारी चेतना की आवाज़ गूंजती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निधि कटारे जी के बारे में, जो कि एक राइटर, पोएट्स और शायर हैं। गणित जैसे टेक्निकल सब्जेक्ट से स्टडी करके उन्होंने लिटरेचर को अपना कर्म बना लिया। उनकी बुक्स मध्य प्रदेश का सौंदर्य, माता पिता पहला प्रेम और कुछ सीखे और लव बियॉन्ड लाइफ रीडर्स के बीच गहरी छाप छोड़ चुकी है। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी से लेकर कई इंस्टीट्यूशंस ने उनका काम को अप्रिशिएट करा है। लेकिन आज हम जानेंगे इन प्रेजेस के बीच के पहले स्ट्रगल्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस उनके अपने शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं एक लाइव संवाद, एक स्ट्रॉन्ग और इंस्पिरेशनल स्त्री की कलम के आवाज़ों और विचारों के संग। निधि जी, सबसे पहले इंडस टुडे में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं काफ़ी अच्छी हूँ, आपका पूछने के लिए बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारी कामना है कि आप यूं ही नियुक्त ऊंचाइयों को छूती रहें। तो फिर आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तक आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है? जी, अभी तक काफ़ी उतार-चढ़ाव मैंने अपने जीवन में देखे और वो तो हर व्यक्ति के जीवन में आते ही हैं। बहुत संघर्ष भी किया है। कुछ मेरी पंक्तियाँ हैं, उनसे मैं आपको अपने जीवन के बारे में बता देती हूँ कि सभी कुछ भूल जाती हूँ, तजुर्बे याद रखती हूँ। वाह वाह। सभी कुछ भूल जाती हूँ, तजुर्बे याद रखती हूँ। किसी से प्रेम हो कितना, मैं खुद के बाद रखती हूँ। किसी से प्रेम हो कितना, मैं खुद के बाद रखती हूँ। लहजा अगर गुरूरी हो तो कम संवाद रखती हूँ। लहजा अगर गुरूरी हो तो कम संवाद रखती हूँ। छलावा परे है मुझसे, दोस्त एकाद रखती हूँ। छलावा परे है मुझसे, दोस्त एकाद रखती हूँ। काव्य से प्रेम है मेरा, सिरहाने किताब रखती हूँ। काव्य से प्रेम है मेरा, सिरहाने किताब रखती हूँ। वाणी कर्कश से लेकिन नियत में स्वाद रखती हूँ। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत कम दोस्तों को रखा, अपने पंक्तियों में ऐसा बोला। जी। तो चलिए हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। तो आप अपनी स्कूलिंग की कहानी के बारे में कुछ बताइए हम लोगों को, चूँकि हमारे दर्शक बहुत सारे जो स्कूल से हैं, कॉलेजेस से हैं, तो आप उनसे स्टार्ट करते हैं हम। बताइए कि आपका स्कूलिंग कैसा रहा? जी, मेरा जन्म चूँकि मेरी नानी के यहाँ उदयपुरा में हुआ था, तो वहीं मेरे उदयपुरा जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहीं से मेरी स्कूली शिक्षा पूर्ण हुई है। उसके अंतर्गत तब मेरा कुछ-कुछ लिखना होता रहता था, लेकिन इतना परिपक्व लेखन उस समय नहीं था। अच्छा, जी। और आपके बीच में जो आपके दोस्त थे, जी। आपके उनके क्या विचार थे? आपके कितने दोस्त थे? कैसा रहा उनके साथ आपका एक्सपीरियंसेस? आप वो एक टाइम होता है कि आप जब स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो काफ़ी दोस्त होंगे आपके, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप देखेंगे कि सभी अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं। जी। किसी को टाइम नहीं है। हाँ, कभी-कभी मिल लेना, कभी बातें कर लेना, ये हो जाता है, लेकिन आज हम जब देखते हैं तो दोस्ती काफ़ी गिनी-चुनी हो गई है और मैं जी। बहुत कम दोस्त रखती हूँ। जैसे कि मैंने देखा भी है, तो क्या ज़्यादा दोस्तों को मैं पसंद नहीं करती, कम दोस्ती ही रखती हूँ। जी, और आपने कॉलेज अपनी कहाँ से करी है और कॉलेज का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? कृपया कर बताइए हमें। जी, ग्रेजुएशन मैंने रायसेन डिस्ट्रिक्ट में ही बरेली है, वहाँ से किया था गुरु कृपा कॉलेज से। उसके बाद मेरा मास्टर्स भोपाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुआ और वो मैथ्स से मैंने मास्टर्स किया था। अब मैं हिंदी से मास्टर्स कर रही हूँ, वो सत्य साईं विमेन कॉलेज से कर रही हूँ। अच्छा, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ निधि जी कि आप कॉलेज में कभी स्टेज परफॉर्मेंस की हो और लोगों ने आपको देखकर बोला हो कि हाँ, ये लड़की कुछ कर सकती है, ऐसा करके आपके साथ कभी कुछ हुआ तो कृपया कर बताइए हमें? जी, स्कूल की बात है, मैंने अपनी मैडम को कुछ कविताएँ पढ़कर सुनाई, चूँकि वो मेरी स्वरचित नहीं थी, परंतु जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएँ जब मैंने उन्हें सुनाई, तो उनका कहना था कि तुम्हारी वाणी में एक अलग गूंज है, जो कानों में घर कर जाती, दिलों में घर कर जाती, तुम्हें इस क्षेत्र में
कार्य करना चाहिए। और वहाँ से उन्होंने उदयपुरा से मुझे रायसेन काव्य पाठ के लिए भेजा और मैंने वहाँ काव्य पाठ किया और तब मुझे समझ आया कि हाँ, इस क्षेत्र में मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इस तरीके से धीरे-धीरे मेरी रुचि विकसित हुई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप मेरे को ये बताइए कि कभी आपको अपना पहला परफ़ॉर्मेंस याद है कि आपका पहला परफ़ॉर्मेंस कब आपने किया था स्टेज पे? जी, मुझे अच्छे से याद है जब मैं पहले ओपन माइक में जा रही थी, तो मैं उस समय पे काफ़ी आक्रोश से भरी हुई थी। चूँकि मैं महिला सशक्तिकरण पर लिखती हूँ, तो वो मेरे अंदर झलकता था। तो काफ़ी लाउड मेरी वॉइस होती थी, जो धीरे-धीरे मैंने सीखा आगे चल के कि मुझे क्या बदलाव लाने हैं। तो वो अब याद करती हूँ या वीडियो देखती हूँ, तो बहुत प्रसन्नता भी होती हँसी है आता और है। सुधार भी देखती हूँ मैं अपने आप तो में। कोई ऐसा भी मोमेंट आया है आपके ज़िंदगी में जब आप अपने स्टेज परफ़ॉर्मेंस को देखकर हँसती भी होंगी कि ये मैंने क्या करा ऐसा करके? जी। मैं जब अपने पुराने वीडियोज़ देखती हूँ ओपन माइक्स के, तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब जो आज सुधार आया है, वो कहीं न कहीं उस समय मैं नहीं सीख पाई थी कि क्या कैसे बोलना है, आवाज़ की पिच कैसी रखनी है, तो वो अब मैं सीख पाई हूँ। अच्छा, और आपकी बुक मध्य प्रदेश का सौंदर्य ने काफ़ी ध्यान खींचा है दर्शकों के बीच। जी। इसमें आपने हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल स्थलों के और ग्रेट पर्सनैलिटीज़ को कविताओं में पिरोया है। जी। बहुत बारीकी से आपने कविताओं में उसको पिरोया है। तो ये सब्जेक्ट चूज़ करने में आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली? आपको ये आइडिया कहाँ से आया आखिरकार? चूँकि मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मुझे मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। मैंने पीएससी का एग्ज़ाम भी दिया है और मैं मतलब प्री भी निकाला है, मेंस में रुक गई थी। क्या तो बात जी, तो उसके साथ-साथ क्या है, जैसे मैंने एमपी पढ़ा और मैंने रिसर्च की काफ़ी, तो मैंने देखा कि सिर्फ़ आप जो पढ़ते हैं, पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें हैं, पीएससी का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग तो हमें बुक्स मिलती हैं। लेकिन कविताओं का ऐसा संग्रह मध्य प्रदेश में मैं कहूँगी ये पूरा संग्रह पहली मेरी बुक है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे सम्मानित भी किया। तो वही है कि मैंने इकट्ठा किया। कहते हैं कि कविताओं के माध्यम से बहुत जल्दी चीज़ों को याद रखा जा सकता है। बिल्कुल। तो मैंने तथ्य के साथ कविताएँ लिखी हैं, तो वो काफ़ी प्रचलित हुई बुक। जी, वो मैंने भी पढ़ा, ख़ासकर वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था। मैंने देखा उसको, काफ़ी अच्छे से आपने पिरोया है हर एक छोटे बारीक चीज़ों को। जी, तो उसकी एक कविता है, अगर आप कहें तो मैं सुना दूँगी जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो वो ऐसा है कि कुछ मैंने मध्य प्रदेश को, भोपाल को और प्रेम को आपस में कैसे जोड़ा है, वो देखिएगा कि कैसे प्रेमी अगर पूछे कि मैं क्या बन जाऊँ तुम्हारे लिए, तो मेरे शब्द हैं कि हाथ पकड़कर चल दें हम, हाथ पकड़कर चल दें हम, मेरी वो मध्यम चाल बनो, बनना ही है तो बन जाओ, तुम झीले भोपाल बनो। वाह! बनना ही है तो बन जाओ, तुम झीले भोपाल बनो, संग चलने में कोई बाधा जो हो, तुम विंध्याचल सी ढाल बनो, बनना ही है तो बन जाओ, तुम झीले भोपाल बनो, और नर्मदा सी कल-कल मैं बह पाऊँ, तुम अमरकंटक ए हाल बनो, बनना ही है तो बन जाओ, तुम झीले भोपाल बनो। धन्यवाद। बहुत खूब ये पंक्तियाँ मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये बताइए कि जब आपने ये कविताएँ लिखी थी, तो आपको हमारे ऑनरेबल जो चीफ़ मिनिस्टर हैं मोहन जी। यादव जी, उनसे आपको काफ़ी सराहना मिली, काफ़ी जी। एप्रिसिएशन मिला उनसे आपको। तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें, कैसे आप उनसे रिलेट कर पाती हैं? जी, मैं जब उनसे मिलने गई थी, उनको पुस्तक भेंट करी, तो उन्होंने कहा मैं इसको अवश्य पढ़ूँगा, और जब उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद वहाँ से उनका शुभकामना पत्र आता है कि बहुत ही सुंदर बुक आपने लिखी है और आप इस क्षेत्र में लगातार प्रगति करती रहें, ये मैं चाहता हूँ। तो ऐसी शुभकामनाएँ उन्होंने मुझे दी, तो मुझे काफ़ी प्रशंसा हुई इस चीज़ से। बहुत खूब। तो आपने जो एक और किताब लिखा था, माता-पिता, पहला प्रेम और कुछ सीखें। जी। तो आपकी ये जो पहली किताब थी, ये टाइटल ही एक इमोशनल जर्नी है मेरे हिसाब से। तो इसका क्या ये जो हिंट है, वो कहाँ से आया आपके पास? और इस बुक की जो ओरिजिनल स्टोरी है जी। और जो राइटर हैं, उसको किस रूप में आप दर्शाती हैं? जी, तो जब इसका टाइटल जो है वो पढ़ते हैं लोग, तो वो उसे जोड़ते हैं कि ये माता-पिता को पहला प्रेम दिखाया गया है, ऐसा कुछ। लेकिन ये पूर्णतः अलग बुक है। ये एक ऐसी बुक है जिसमें प्रेम को समझाया है कि वास्तविक प्रेम क्या है? कोई आपसे धोखा कर रहा है, छलावा, तो वो क्या है? आप किन चीज़ों को देखें तो आप समझ पाएँगे कि जो पहले प्रेम होता था और अभी जो प्रेम है उसमें क्या अंतर है। और इसमें मैंने माता-पिता को इसलिए जोड़ा है कि मैंने देखा है कि जब प्रेम में
में पहली बार व्यक्ति पढ़ता है तो कुछ कठिनाइयाँ आती हैं उसके समक्ष। अब इसका मुख्य वो है कि प्रेम कहानी मैंने एक जो स्टोरी है वो लिख दी है और उसमें समझाया है कि किन-किन गलतियों से बचा जा सकता है और माता-पिता भी इस क्षेत्र में कैसे योगदान दे सकते हैं। तो ये पूरा इस पर लिखा हुआ है। कुछ 4 पंक्तियाँ हैं इस बुक की, अगर बोलें तो सुना जी, दें? जी, बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए कि धोखा खा लिया है नायिका ने अभिनायक से, तो वो क्या लिखती हैं कि अनुभवों की पोटली जोड़ सारे रख लिए, अनुभवों की पोटली जोड़ सारे रख लिए, होठों को सीकर कभी दुख दर्द सारे जो पिए, प्रेम ने प्रेम कहकर घाव गहरे गहरे दिए, जोर से हंस दी थी मैं तो लेकिन फिर वो रो दिए, लेकिन फिर वो रो दिए। ये सुनकर जो लोग धोखा खा चुके हैं जी। उनको बहुत ज़्यादा पर्सनली ठेस पहुँच सकता है, उनको अपने आप साथ रिलेट कर सकते हैं वो लोग। जी, तो आपने एक और किताब लिखी थी लव बियॉन्ड लाइफ, जी, तो उसमें आपने 500 से भी अधिक लेखकों का साथ लिया था, उसमें आपने माँ को डेडिकेट किया था। जी, तो वो जो आपने इतना बड़ा मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में था वो किताब, जी। तो उसके को-ऑथर, उसके प्रोजेक्ट का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, तो इसमें लगभग 500 लेखक ऐसे हैं जिन्होंने जो भोपाल और कुछ भोपाल में हैं, कुछ मध्य प्रदेश में हैं, कुछ अलग राज्यों में, मतलब भारत की सभी राज्यों से ये लेखक लिए गए थे और कहीं तमिल, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सभी में ये कविताएँ और सिर्फ़ माँ को समर्पित हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इसका बहुत अच्छा रहा कि इतने लोगों से मैं जुड़ पाई, उनको समझ पाई वो क्या लिखते हैं और जब उस बुक को उठाकर आज पढ़ती हूँ तो मुझे समझ आता है कि माँ तो माँ है और भाषा के परिवर्तन से अपने जो अनुभव हैं या अपनी जो फीलिंग्स है वो नहीं बदलती। तो सबकी फीलिंग्स एक जैसी है, बस क्या है उसकी भाषाएँ अलग-अलग हैं। अलग-अलग है, बहुत। जी, इसमें जो मेरी कविता है वो मैं आपको सुना देती हूँ, माँ पर लिखी थी मैंने कि खुदा की वह रचना जो स्वयं खुदा जैसी है, खुदा की वह रचना जो स्वयं खुदा जैसी है, लफ्ज़ों में वह आ नहीं सकती, फिर भी देखते हैं माँ की निस्वार्थता कैसी है। ज़रा सी चोट में अरे बेटा तुझे क्या हुआ और अपने लाखों गम छुपा लेती है। गुस्सा जिनका 2 पल का और गलती होने पर भी पापा से बचा लेती हैं। कुछ समय जो मैं कुछ सोचते दिखूं, क्या बात है पूछने के लिए मुझे दोस्त बना लेती है। अब तुम ही बताओ पृथ्वी पर कहाँ ऐसी मूरत रहती है। हाँ माँ तू जन्नत जैसी है, हाँ माँ तू जन्नत जैसी है। तो जैसा कि आपने बोला कि माँ तू जन्नत जैसी है, तो जी। माँ के ऊपर ये जो जन्नत शब्द है ये भी छोटा लगने लगता है एक समय के बाद, जी, क्योंकि बिल्कुल। माँ के ऊपर जितनी बातें लिखी जाए, जितनी भी चीज़ें बोली जाए वो बहुत छोटी दिखती है। माँ एक शब्द ही इतना बड़ा है, जी, भले वो 3 अक्षरों का शब्द है लेकिन उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। जी, तो माँ के बारे में बोलना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत लोगों को रिलेटेबल करने के लिए मिलता है, उस चीज़ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जी, तो निधि जी, अब मेरे को आप ये बताइए कि जब आपने 500 से ऊपर लेखकों के साथ काम करा, जब जी। आपने इन स्टोरीज़ को लिखा, तो उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या कुछ नया सीखने को मिला आपको? जी, मैंने काफ़ी कुछ उस चीज़ से सीखा क्योंकि इसके लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया था कि किन लेखकों को चुना जाएगा। तो सभी ने अपनी कविताएँ भेजी और अंत में जो गिने-चुने 500 भी गिने-चुने थे क्योंकि 10,000 समथिंग कविताएँ आई थी पूरे भारत से। तो उससे 500 लेखकों को चुनना और फिर उसे संग्रहित करना, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। जी, बहुत-बहुत खूब। तो आपने ओपन माइक से अपना करियर को स्टार्ट करा, जी। सांस्कृतिक मंत्रालय में आपने कवि मंचों पे अपना प्रेज़ेंस दिखाया था। जी। तो इन दोनों प्लेटफ़ॉर्म में आपको क्या डिफरेंसेस फ़ील हुए? क्या आपको अलग लगा इन दोनों मंचों में? और जो आपके राइटर थे, जो आपके वाचक थे, उन्हें आप किस रूप से ग्रो करते हुए देखी? जी, आपने सही कहा। पहले मैंने ओपन माइक से शुरू किया था, तो ओपन माइक्स में जो मेरा बोलने का तरीका था, पिच थी, वो काफ़ी अलग थी और धीरे-धीरे एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जो कि लेखन क्षेत्र से हैं, जो शुरू करना चाहते हैं कि मुझे बोलना है, अपनी बातों को रखना है, तो वो ओपन माइक से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई, मैंने काफ़ी ओपन माइक्स अटेंड की, उसके बाद मुझे बड़े मंचों पे बुलाया गया, संस्कृति विभाग के
द्वारा भी बुलाया गया है। वहाँ पे मैंने देखा कि इन दोनों क्षेत्रों में अंतर क्या आता है कि जो ओपन माइक्स हैं इनमें शायरी बहुत चलती है जी। और जो हम काव्य पाठ करते हैं उनमें कविताएं, गज़ल वगैरह वो ज़्यादा चलती हैं और विषय कैसे परिवर्तित हो जाता है आप देखिएगा कि मैं 2 अलग-अलग चीज़ें सुनाऊँगी कि मैंने ओपन माइक्स में क्या चीज़ें बोली, इससे वाह-वाही हुई, लेकिन वही चीज़ अगर मैं संस्कृति मंत्रालय के कार्यक्रमों में बोलती हूँ, तो वहाँ जो एक वृद्ध वर्ग उपस्थित रहता है, उस तक मैं जुड़ नहीं पाती। तो क्या अंतर रहा इसमें देखिएगा कि अगर जैसे मैंने पाठ पढ़ा कहाँ पर ओपन माइक में, तो उसमें था कि तीखा भी उसके हाथ से तीखा नहीं लगा, चखे जो होंठ उसके फिर कुछ मीठा नहीं लगा, देखती रही खुद को उसकी आँखों में, उसकी आँखों सा फिर मुझे शीशा नहीं लगा और लिखा, पढ़ा, गुनगुनाया उसको हर घड़ी, चाहने का इससे अच्छा तरीका नहीं लगा और चेहरे की चमक देख ली बस एक बार जो चमकता हुआ हीरा मुझे हीरा नहीं लगा। तो ये ओपन माइक्स में मेरे द्वारा बोला गया था, तो वहाँ काफ़ी वाह-वाही मतलब लोग बहुत तालियाँ बजा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और जब मैं दूसरी ओर देखती हूँ कि मैं काव्य पाठ करती हूँ किसी बड़े मंच पे, तो वहाँ पर मैंने सीता जी पे एक रचना लिखी थी कि उनकी सुंदरता, उनके सर से लेके पैर तक की सुंदरता का इसमें वर्णन किया है, वो जी। मैंने वहाँ सुनाई, तो उसकी वहाँ काफ़ी प्रशंसा हुई। देखिएगा कि चित्ताकर्षक नेत्र सिया के, कहलाती मृगनयनी है, क्षितिजा जनक सुता वेदेही, मैथिली जानकी जगजननी है। कर्ण निर्मल करती मनोरम, सम्मोहक मधुर वो ध्वनि है, त्याग स्वयं मूरत है जिनकी, प्रेम करुणा की धनी है, पार लगा दे भवसागर से, माँ मेरी वो तरनी है, अधर शतपत्र से सुंदर, भूसुता दूरदर्शनी है, पुष्प टूटे उन कोमल हाथों से, धन्य धन्य वो टहनी है, धन्य धरा है धन्य पवन और धन्य धन्य वो रजनी है, धन्य वस्त्र और आभूषण, धन्य खड़ग जो पहनी है, गौर वर्ण मनोहर मुख, शिरोरहु अत्यंत घनी है, मृणमयी जनकात्म जागुणी, लव कुश की वो जननी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राघव श्री राम की जीवन संगिनी है। तो आप देखिए कि इन दोनों रचनाओं में कितना अंतर है। यही अंतर आपको ओपन माइक्स और काव्य पाठ में बड़े मंचों पे देखने को मिलेगा। लेकिन आप जब शुरू करते हैं तो ओपन माइक्स अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे आप सीख सकते हैं। मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि अगर अपने करियर का स्टार्ट करना है, जी अगर हमें लेखिका में जाना है, अगर मेरे को पोएम्स बोलने हैं, जी तो अगर अपने आप को अगर स्टार्ट करना है, करियर बनाना है इसमें, तो आप किसी को क्या बोलिएगा कि आप ओपन माइक से जाइए या फिर आप साहित्य में जाइए? जी, क्या होता है कि साहित्य में सीधे आप साहित्य विभाग से नहीं जुड़ सकते हैं जब तक कि आपने पहले कहीं पाठ ना किया हो। वो जो आप वीडियो बनेंगे, वो आप आगे उनको दिखाएँगे कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। वो परीक्षण करेंगे कि आप उस लेवल तक पहुँचे हैं कि आप इतने सारे लोगों के सामने बोल पाएँगे या नहीं। क्योंकि ओपन माइक में एक सीमित लोग होते हैं, एक एज वर्ग के लोग होते हैं, वृद्ध लोग आपको ज़्यादा ओपन माइक्स में नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ से लेकिन स्टार्ट ये बहुत अच्छा है कि आप ओपन माइक से कम ये सीखें कि बात कैसे डिलीवर करनी है सामने वाले इंसान तक। तो जब आपने पहला अपना ओपन माइक करा था, जी। तो आपको अंदर से घबराहट थोड़ी सी महसूस हुई थी या फिर आपने ऐसे बेधड़क होकर बोल दिया था? तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस समय मेरे अंदर आक्रोश भरा पड़ा था, जी। जो महिलाओं के प्रति था कि महिलाओं के साथ इतना गलत क्यों होता है। तो उस आक्रोश के साथ मैंने बोला था। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत डर तो था, लेकिन जो मेरा बोलने का तरीका था, वो जैसे वीर रस की रचनाएँ हम बोलते हैं, वो तरीका था उस समय पे। तो हाँ। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैं जानता हूँ आपने गणित जैसे सब्जेक्ट से आपने एमएससी करा है जी, और उसके बाद आपने अपनी करियर को लिटरेचर में बनाया है। जी। तो क्या आपको कभी नहीं लगा कि आप गणित में भी आगे जा सकती थी, इतना ही नाम कमा सकती थी जितना आपने साहित्य में कमाया?
जी, मुझे यकीन है कि मैं उस क्षेत्र में रहती तो उस क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ करती, चूँकि मेरे पिताजी जो हैं वो मुझे टीचर बनाना चाहते थे, प्रोफ़ेसर बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि एमएससी के बाद आप पीएचडी करिए इस चीज़ से और आगे बढ़िए। लेकिन मेरा उस समय पे बुक्स पढ़ना काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और मेरी जो रुचि हुई कि मैं लिख सकती हूँ, बहुत अच्छा धीरे-धीरे लिखने लगी हूँ, तो क्यों ना मैं इस क्षेत्र को चुनूँ, जो हिंदी से इतना मुझे लगाव है। जी। तो फिर वहाँ पे मैंने बदला अपना मन और फिर स्टार्ट करा उस चीज़ को, तो काफ़ी अच्छा रहा। गणित विषय भी काफ़ी सफल रहती, लेकिन मुझे लगता है जो नाम मैं अभी कमा रही हूँ वो हिंदी की देन है। तो कहाँ आपने गणित से एमएससी करा, बीएससी भी करा जी। और उसके बाद आप साहित्य में गई। तो आपके माता-पिता का क्या विचार था? और जो आपके दोस्त सखी लोग थे, जी। उन लोगों ने क्या आपको बोला इस पे? मतलब किसी ने कुछ टिप्पणियाँ भी दी कि तुम ये क्यों कर रही हो? या किसी ने आपको सराहा या क्या किया? आप उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए। जी, तो घर पे तो थोड़ी ये बातें हुई थी कि आप अच्छा मतलब मैथ्स को लेके चल रहे हो, आगे कर रहे हो उसके लिए, तो क्यों आप और आगे नहीं करना चाहते, कोई पोस्ट आप लें। तो लेकिन मेरा मतलब बचपन से ही ये सोचना था कि ये सब तो सभी करते हैं, मुझे कुछ अलग चाहिए जो मेरा नाम करके जाए। चूँकि इस क्षेत्र से मेरे जहाँ से मैं बिलॉन्ग करती हूँ, वहाँ से कोई नहीं है और मेरे परिवार में भी लेखन क्षेत्र में कोई नहीं है, तो मुझे कुछ अलग करके देखना था, तो इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना और मेरे दोस्तों ने भी काफ़ी जब मैं सुनाती थी उनको तो काफ़ी प्रशंसा ही की है, किसी ने ऐसे टिप्पणियाँ नहीं की हैं गलत, तो मुझे उससे काफ़ी अच्छा पुश मिला है। जी। मतलब कि आप ऐसी पहली युवा थीं जिसने साहित्य में अपना करियर बनाया अपने जी। पूरे परिवार में, अपने जी। पूरे फ्रेंड सर्कल में, है ना? जी। बहुत-बहुत खूब, बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ करने में बहुत साहस चाहिए किसी को भी। जी। अपने करियर से कहीं जाकर अचानक से करना, इसमें बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत पड़ती है। जी। हर इंसान इस चीज़ को नहीं कर पाता है, संभव नहीं है। कभी फैमिली का प्रेशर आ जाता है, तो कभी दोस्तों का, कभी लोगों को लगता है कि लोग क्या सोचेंगे? अगर जी। मैं कुछ गलत बोल दिया, अगर मैं कुछ गलत बोल दी, तो लोगों का क्या विचार होगा? कितने जी। टिप्पणियाँ मिलेंगी मेरे को? जी। तो उन लोगों को क्या आप बोलना चाहेंगी जो लोग भयभीत हो जाते हैं, जो लोग डर जाते हैं और इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, जब आप अच्छा लिखते हैं और आपको उसको बोलना है, तो आपको उस चीज़ की कैसे सीख पाएँगे? अगर आप बोलेंगे ही नहीं, डरते रहेंगे, तो थोड़ा डर तो व्यक्ति को जैसे उम्र के साथ काफ़ी वृद्ध हो गया है और वो लेखन कर रहा है, फिर भी जब वो स्टेज पे उतरेगा, थोड़ा डर तो तब भी उसके मन में रहेगा कि कुछ गलती ना हो जाए, कहीं चूक चूक ना जाऊँ, कोई ऐसे शब्द ना यूज़ कर लूँ जो कि गलत हों। तो ये डर हमेशा बना रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे आप डर पे क्या है जो बहुत ज़्यादा डर आपके अंदर हो, तो वो कैसे आप काव्य पाठ करते हैं, उससे धीरे-धीरे सुधर जाता है। जी। तो महिला सशक्तिकरण में आपने डिप्लोमा किया, जी। इसमें आपकी इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुई? और इसमें लिटरेचर से आपने कैसे इसको जोड़ा? जी, मैंने बचपन से ही अपने परिवार में और समाज में काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी कि मुझे लगता है कि महिलाओं को इंसान ही नहीं समझा जाता, उनको निम्न स्तर पे रखा जाता है। उनसे कहा जाता है कि जो पुरुष कर रहे हैं वो आप नहीं कर सकती। तो वहाँ मेरे दिल-दिमाग में उस चीज़ ने जगह बनाई। तो और आगे मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं के लिए एनजीओ भी खोलूँ, कुछ कार्य उस क्षेत्र में करूँ। इसलिए मैंने इसकी इग्नू से मैंने पढ़ाई की, महिला सशक्तिकरण पे डिप्लोमा किया है अच्छा। कि आगे मैं उस क्षेत्र में कुछ कर पाऊँ महिलाओं के लिए। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, आप जी। एनजीओ खोलना चाहती हैं। जी। ये काफ़ी कम लोग सोचते हैं इस बारे में, लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। जी। तो आप खुद को फेमिनिस्ट कहती हैं, जी। तो फेमिनिस्ट तो 2 तरीके के भी होते हैं, जैसा कि हम लोग अपने सोसाइटी में आजकल देख रहे हैं। एक नेगेटिव फेमिनिज़्म फैला रहे हैं लोग, कुछ जी। लोग, और कुछ लोग पॉजिटिव फैला रहे हैं। जी। तो इसमें आपकी कोई पर्सनल स्टोरी है जिसको आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को? पर्सनल ऐसी स्टोरी तो नहीं है, लेकिन मैंने जो देखकर मैं बड़ी हुई हूँ, उससे ही मैंने सीखा है और फेमिनिस्ट कहने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पुरुष वर्ग से नफ़रत करते हैं या पुरुष वर्ग को कम आँकते हैं, इस तरीके की कोई मेरी सोच नहीं है। परंतु मैं बस इतना चाहती हूँ कि जो महिलाओं के पास अभी नहीं है, जो हक अधिकार वो डिज़र्व करती हैं, वो उनको मिलना चाहिए। इसलिए मैं खुद को फेमिनिस्ट कहती हूँ और उसके बारे में भी लिखती हूँ। तो मैंने बहुत
बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी जैसे पुरुष को कभी अपना घर छोड़कर नहीं जाना पड़ता, लेकिन जब शादी होती है तो महिला को अपना घर त्यागना पड़ता है, अपना नाम त्यागना पड़ता है, हर चीज़ का वो त्याग करती है और वो कहाँ चूक जाती है कि उसे अपना घर कहीं नहीं मिल पाता। इस पे एक कविता भी है मेरी, आप कहें तो मैं सुना दूँ? जी, जी, बिल्कुल। जी, तो ऐसा कुछ लिखा था मैंने कि हाँ, मुझे अपना एक घर चाहिए, हाँ, मुझे अपना एक घर चाहिए, जहाँ दूसरे घर जाना है ये बहाना ना हो, दूसरे घर से आई है ये ताना ना हो, जहाँ दूसरे घर जाना है ये बहाना ना हो, दूसरे घर से आई है ये ताना ना हो, ऐसा एक सुंदर शहर चाहिए, हाँ, मुझे अपना एक घर चाहिए, जहाँ तुम में मुझ में कोई अंतर ना हो, मेरी स्वतंत्रता का मंत्र भी हो, जहाँ मेरी इच्छाओं का नाता भी हो और जो मेरा ही घर कहलाता भी हो, ऐसी एक सुंदर लहर चाहिए, हाँ, मुझे अपना एक घर चाहिए। बहुत खूब, बहुत अच्छे पंक्तियाँ ये आपने बोली। लेकिन धन्यवाद। मैं ऐसा सुनता हूँ कि लोग बोलते हैं कि शादी के बाद लड़कियों की जो घर होती है, वो अपना घर उसका ससुराल होता है। तो इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगी आप? नहीं, मैंने तो जितना सुना है कि जो जिस जगह मैं बड़ी हुई हूँ, तो मुझे सुनने में आता था कि ये आप शादी के बाद करिएगा, उस घर में करिएगा, आप किसी घर की अमानत हैं, उस तरीके से पढ़ाया-लिखाया और फिर जब दूसरे घर में पहुँचती हूँ, जैसे मेरी शादी हो जाती है, तो मैं देखती हूँ तो वहाँ ऐसा विचार रहता है सबका कि मुझसे सामंजस्य नहीं बिठा पाते कि ये तो दूसरे घर की बेटी है। ऐसा कुछ लोगों का पहले से ही सोचना बन जाता है कि बहू है तो अच्छे से नहीं रखेगी। ऐसा तो ये धारणाएँ जो महिलाओं को कष्ट दे रही हैं, बस इनसे निवारण चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो आपने जैसा कि बोला था कि आप फेमिनिस्ट हैं, जी। तो कभी आपको सोसाइटी में ऐसे कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े हैं कि आप तो फेमिनिस्ट हैं, आप ऐसी हैं, वैसी हैं, ऐसा करके कुछ टिप्पणियाँ आपको पर्सनली भी बोले गए हैं क्या? जी, तो मैं जब देखती हूँ कि कोई भी लड़की खुले उस पर नहीं बोलती कि मैं फ़ेमिनिस्ट हूँ, अगर वो उस विचार को रखे भी हुए हैं, तो वो कहना नहीं चाहती क्योंकि फिर पुरुष वर्ग इससे ये समझता है कि ये हमारी विरोधी हैं, ये हमसे नफ़रत करती हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। ऐसी कोई भी भावना नहीं होती, सिर्फ़ महिलाएँ क्या चाहती हैं कि हमें इंसान समझो, इंसान समझ के वो हक अधिकार दो जो एक पुरुष वर्ग के पास भी हैं और हम वंचित हैं काफ़ी पुराने समय से। मैंने पढ़ा था जब मैंने इग्नू से ये महिला सशक्तिकरण का डिप्लोमा किया तो बुक्स में मैंने पढ़ा कि कैसे महिलाओं का पहले तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं दिया था, सिर्फ पुरुष वर्ग पढ़ता था। उसके बाद आगे क्या हुआ कि उनको जब अधिकार दिया पढ़ने का, तो उनको सिर्फ गृह विज्ञान कि घर कैसे चलाएँ ये मतलब अलग-अलग पाठ्यक्रम थे। लड़कों का अलग पाठ्यक्रम था और लड़कियों जी। का अलग। और धीरे-धीरे फिर कहीं न कहीं किसी महिला ने ही क्रांति की, विचार अपने रखे, तो ये बदलाव आए कि हम आज समान स्तर पर पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है फ़ेमिनिस्ट कहना खुद को गलत नहीं है, लेकिन उसकी सही अवधारणा क्या है वो पता होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। आज के समय में आज का जो दौर है हमारा, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में लड़कियाँ काफ़ी आगे बढ़ रही हैं। जी। चाहे वो डॉक्टरी का फ़ील्ड हो या फिर वो इंजीनियरिंग का फ़ील्ड हो, हर क्षेत्र में लड़कियाँ जो हैं आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लड़कों से भी आगे बढ़ रही हैं। जी। तो उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं देखती हूँ कि काफ़ी बदलाव जो जिसकी ज़रूरत थी वो समय के साथ आता जा रहा है जी। और महिलाएँ ऐसे कार्य कर रही हैं जो पुरुष वर्ग थोड़ा कम कर पा रहा है या कर भी रहा है, तो महिलाएँ आज बहुत अच्छे स्तर पर चली गई हैं। तो ये देखकर काफ़ी आनंद मुझे आता है और जो कुछ थोड़ी बहुत बुराइयाँ समाज में बची हुई हैं, मुझे लगता है कि मैं उन बुराइयों को भी हटा देना चाहती हूँ। बस ये मेरे विचार हैं। अच्छा, तो आपके घर पे अगर हम लोग वास्तविक रूप से देखा जाए, तो आपके घर पे आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई लाड-दुलार करता हो, तो मैं सुनता हूँ कि लड़कियों को उनके पिताजी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही था? जी, सुना तो मैंने ऐसा ही था, लेकिन मैंने ऐसा ज़्यादा अनुभव नहीं किया क्योंकि जो मेरे पिता हैं, वो भावनाओं को बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, वो दिखाते नहीं हैं। जो एक पिता नॉर्मली अपनी बेटी को दिखाता है, वो भाव मैंने अपने पिता के हो सकता है उनके अंदर हों, लेकिन वो दिखा नहीं पाते, ये चीज़ मैंने देखी है तो हाँ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ़ेमिनिज़्म बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ड है एक।
जी। तो इसको लोग बहुत गलत तरीके से देखते हैं आजकल। जी। तो जो लोग गलत तरीके से देख रहे हैं, जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि आप लोग पुरुषों को दबाना चाह रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बातों को टिप्पणियाँ देते रहते हैं जो कि बेफिज़ूल के हैं। जी। तो उन लोगों से आप लोग कैसे डील करती हैं? उन लोगों से आप क्या समझाती हैं, क्या सिखाती हैं उन्हें आप? मेरा बस इतना कहना है कि आप दोनों को इंसान मानोगे, महिला-पुरुष अलग-अलग नहीं करोगे, तो आप समझ पाओगे कि ऐसा नहीं है। लड़कों के जीवन में भी काफ़ी संघर्ष है, वो जो कि देखने को मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक महिला अगर जॉब में नहीं है तो वो ठीक है, लेकिन अगर पुरुष नहीं होगा तो उसकी शादी पर बात आ जाती है। तो मैं वो भी देखती हूँ, ऐसा जी। नहीं है, और मेरा सीधा साफ कहना है कि पुरुषों से कोई दुश्मनी नहीं है। जो हमारे पास नहीं है वो आप हमें बस दे दो, बस इतना कि जो अधिकार हम रखते हैं, हमें हमेशा से चाहिए थे, वो होने चाहिए। तो आज के समय में तो हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें जो पुरुषों के पास थी, एक टाइम के लिए तो वो थी कि वो सिर्फ़ पुरुषों के पास थी। जी। किंतु अब एक टाइम आ गया है जब अब सारी चीज़ें सबके लिए अवेलेबल हैं। जी। तो आपकी अभी भी अगर कुछ माँगे हैं तो आप वो बताना चाहें तो? पहला तो मेरा यही कि जो परिवर्तन है, जैसे मैं देखती हूँ कोई औरत आती है नई शादी करके, तो उसका अगर सामंजस्य फैमिली से नहीं बैठ रहा है, तो वो डिमांड भी कर सकती है आपसे कि मुझे अलग रहना है। क्यों? और ये तथ्य कैसे आपको सही लगेगा? आप सोचेंगे क्यों मैं अपने माता-पिता से क्यों दूर हो जाऊँ, मैं उनका बच्चा, उनकी सेवा करूँगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि कोई पूरा घर-बार छोड़ के आपके लिए आई है, सब कुछ उसने त्याग दिया है और आपको अपनाया है। तो आपको, जब वो अपने माँ-बाप को छोड़ सकती है, तो आप क्यों नहीं छोड़ सकते? मतलब अगर वो परेशानी का सामना कर रही है, तो आप उसकी सहायता ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, आप कवि, आप राइटर, पोएट, शायर, आप तीनों रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल जी। मीडिया पे अपने और जी। बाकी जगहों पे भी, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा आप जो है एक्टिव हैं। जी। तो उन चीज़ों को आपको लिखने के लिए जो टॉपिक्स होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं? जो विचार होते हैं, वो कहाँ से प्रकट करती हैं आप? जी, तो मुख्यतः मेरे जो लिखने के विषय हैं वो सीमित हैं, ज़्यादा उस पे नहीं लिखती, विस्तृत नहीं लिखती मैं। प्रेम पर लिखना पसंद है मुझे, अगर कभी हार्ट ब्रेक हुआ है तो उस पर लिखना पसंद है मुझे, महिलाओं पर लिखती हूँ, समाज सुधार पर, ये कुछ गिने-चुने विषय हैं जिन पर मैं लिखती हूँ। हाँ, और मैं हर विधा में, गद्य और पद्य दोनों ही विधा में कार्य कर रही हूँ। चूँकि कहानी भी मैंने लिखी हुई है और कविताएँ भी मैं लिख रही हूँ, गज़ल भी सीख रही हूँ, तो इस तरीके से मैं हर उस विधा में एक्टिव हूँ। मैंने देखा आपका सोशल मीडिया अकाउंट, तो उसमें आपने काफ़ी बार प्रेम के बारे में शायरियाँ जी। लिखी, मुहावरे लिखे हैं। जी। तो आपके साथ पर्सनली अगर पूछा जाए, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कुछ प्रेम, जो आपने प्रेम प्रसंग में पढ़ा हो, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा आपका दिल टूटा हो, तो जी। आपने ऐसा लिखना स्टार्ट करा? तो कुछ उसके बारे में अपनी एक्सपीरियंस बताइए ताकि हमारे दर्शक जानें और सीखने को मिले उनसे कुछ आपसे। जी, तो पहले तो अब 5th 6th से मैंने लिखना स्टार्ट करा, उस समय तो कोई दिल नहीं टूटा था, वो तो मुझे रुचि थी लिखने की। मैं कवि सम्मेलन सुनती थी, तो उससे मैंने सुन के मुझे लगता है बड़ा अच्छा आनंद आता था, तो मैं सोचती थी कि मुझे लिखना है और मैं कुछ छोटा-मोटा, टूटा-फूटा लिखती थी। लेकिन हुआ कि एक समय पे ऐसा भी हुआ है कि मुझे धोखा भी मिला है इस क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र अच्छा। में, तो उस पे फिर मैंने और बढ़-चढ़कर ब्रेकअप पे भी लिखा है। तो हाँ, वहाँ से थोड़ा-सा हमको एक पुश मिल जाता है अंदर से कि फिर भावनाएँ हमारी जो हम एक तरीके से टूट गए हैं, तो वो व्यक्त करने के लिए शब्दों का भंडार मिल जाता है। पहले भी लिखती थी, सिर्फ़ इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ दिल टूटने के बाद लिखा है, लेकिन दिल टूटने पर ज़रूर लिखा है। तो आपने बताया कि आपका दिल टूटा, तो आपने जी। लिखना और ज़्यादा अच्छे से लिखना शुरू करा। उससे आपको एक पुश मिला, एक किक मिला आपको, ताकि जी। आपके शब्दकोश और ज़्यादा बड़े हो गए। जी। तो आप मेरे को बताना चाहेंगी कि कब आपका ऐसा दिल जुड़ा, कब आपका दिल टूटा? क्या था वो एक्सपीरियंस? शेयर कीजिए प्लीज़ वो आप। जी, तो मैं 11th-12th में थी, उस समय पे कुछ ऐसा रहा मेरे जीवन में, और जो कि काफ़ी सुखद नहीं कहूँगी मैं, काफ़ी दर्द भरा कहूँगी कि इसीलिए मैंने अपनी बुक जो लिखी है, पहला प्रेम। तो पहले प्रेम में जो कठिनाई आती हैं, आप
कोई भी आज जो ज़माना चल रहा है उसमें कोई भी आके उठकर कह देता है मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन प्रेम है क्या? उस चीज़ को वो समझते भी नहीं हैं और एक टाइम के बाद कहने लगते हैं कि मुझे स्पार्क नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप में, मैं नहीं रखना चाहता ऐसा-ऐसा, तो ये प्रेम नहीं है। नहीं है। तो वास्तविक प्रेम क्या है और कोई आपसे नाटक कर रहा है तो आप उसमें कैसे देख सकते हैं? क्या अंतर है जिससे आप समझ सकते हैं कि सामने वाला आपके लिए सीरियस है या नहीं? तो वो मैंने सारा वर्णित किया है। तो आप मेरे को ये बताइए कि आपका कब ये एक्सपीरियंस हुआ और आपका एक्सपीरियंस कैसा कहता है? आप कैसे लोगों को बोलेंगी कि ये करना सही है या ये करना गलत है, या क्या एक एज है, क्या एक उम्र है जब आप ये चीज़ें को एक्सपीरियंस कर सकते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी है उसके जीवन में प्रेम तो आना ही है। किस एज में आना है ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कौन हमें कब पसंद आता है इस पे हमारा तो कोई वो नहीं रहता कि सोच के ये चीज़ करी जाए, दिमाग लगा के ये चीज़ करी जाए। बस ये है कि जिससे भी प्रेम हो जाए, फिर प्रेम में आप कोई लोभ लालच ना रखें कि इस व्यक्ति से मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। ये चीज़ ना सोच के आप जब दिल से वो करते हैं तो आपको समझ आएगा कि वास्तविक प्रेम वही है। किसी से लोभ कर लेना कि इससे मुझे ये बेनिफिट्स हैं इसीलिए मैं इससे बात कर लूँ या कोई स्वांग रचा दूँ, तो वो गलत है।